हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी क्या है, हम अपनी जो है वो माइक्रो सॉरी 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो जो है करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 2023 में ये पेपर आया था। चलो उसको देखते हैं हम अभी। और आई होप कि तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना? क्योंकि प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है और इससे आपको पता भी चल जाएगा, इस क्वेश्चन पेपर से आपको पता भी चल जाएगा कि प्रिपरेशन कितनी अच्छी है आप लोगों की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये पेपर जो है वो कब का पेपर है सर? ये 2023 का पेपर है आपके सामने, जो पेपर आपके यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंक्रीज इन जीडीपी, रियल जीडीपी इम्प्लाइज इन द इकोनॉमी। जो रियल जीडीपी होती है आपकी, वो क्या बताती है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, जीडीपी कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो जीडीपी आपकी दो तरीके से निकाली जाती है, या दो तरीके की जीडीपी होती है सर। एक होती है आपकी रियल जीडीपी, और सर दूसरी होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। ओके सर, जो रियल जीडीपी होती है ना, उसको हम निकालते हैं किसके ऊपर? बेस ईयर प्राइस के ऊपर में। जो बेस ईयर प्राइस होता है ना, उसके ऊपर हम इसको निकालते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम मेजर करते हैं करंट ईयर प्राइस के ऊपर में। करंट ईयर प्राइस जो होता है उसके ऊपर मेजर करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इंक्रीज हो सकती है आपके दो रीजंस की वजह से। हम कह सकते हैं, या तो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होना लग जाए। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगी। ऑब्वियस है, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। दूसरे केस में इन्फ्लेशन की वजह से भी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन आपका, जीडीपी आपकी ज़्यादा हो जाए। इन्फ्लेशन की वजह से भी तो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको, कि पहले हमारे देश में लेट सपोज 10 पेन बनते थे और एक पेन की कीमत 10 रुपये होती थी, तो टोटल जो पेन होते थे वो होते थे 100 रुपीज़। 100 हो गए आपके, टोटल 100 रुपीज़ का जो है वो आइटम हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इसके दो केस हो सकते, देखिए दो केस में सर पेन तो 10 ही बने हैं लेकिन प्राइस कितना हो गया? 12 रुपीज़ हो गया, तो जीडीपी कितनी हो गई आपकी सर? 120 हो गई। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी आपकी इंक्रीज हो गई। सर या भी ये भी हो सकता है आपका, सर प्रोडक्शन आपका 12 हो गया लेकिन प्राइस आपका सेम ही रहा, तो भी तो आपका 120 हो गया। तो देखिए क्या कहता है आपका, तो ये दोनों क्या दिखाता है? ये दोनों आपकी नॉमिनल जीडीपी को दिखाता है। ये क्या आपका नॉमिनल जीडीपी। और जब आप बेस ईयर प्राइस के ऊपर जब काउंट करते हो तो ये होता है आपका रियल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी आपका कब बढ़ेगा सर? रियल जीडीपी आपका केवल एक ही केस में बढ़ता है, जब आपके देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी आपका रियल जीडीपी इंक्रीज करेगा। बट नॉमिनल जीडीपी आपका दोनों केसेस में हो सकता है। अब एक बार आप समझ गए होंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, कौन सा बेटर है सर? रियल जीडीपी ज़्यादा बेटर होता है देश की ग्रोथ को शो करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है कि रियल जीडीपी का मीनिंग क्या है सर? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम नहीं, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल बिल्कुल नहीं, इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं हम। इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब फ्लो की बात नहीं करता है। फ्लो तो आपका नंबर टाइम्स में हो जाता है आपका। इंक्रीज इन द फ्लो, हाँ सॉरी, सी आंसर हो जाएगा आपका। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस जब आपका देश में बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है आपका? इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? टैक्स इज अ लीगली कंपलसरी पेमेंट। बिल्कुल करेक्ट है आपका। टैक्स क्या होता है सर? टैक्स वो पेमेंट होती है जो कि हाउस होल्ड के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट को की जाती है, और ये कंपलसरी पेमेंट होती है। तो स्टेटमेंट वन आपका टोटली करेक्ट है। अभी सेकंड पॉइंट बोलता है आपका, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आर कैपिटल रिसिट। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको डीप में बताता हूँ क्या होता है। रिसिप्ट जो होती है ना आपकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिसिप्ट की, ये आपका चैप्टर बेसिकली कौन सा है? यहाँ पर गवर्नमेंट बजट से आया है। तो हम बात करते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आपकी दो तरह की होती है सर। एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरी होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिससे या तो आपके एसेट आपके कम होंगे, या फिर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होगी। इस तरह से अगर कोई जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा पैसा होता है जिससे ना तो आपकी एसेट पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी कम होती है। इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच ईदर केम फ्रॉम डिक्रीज रिडक्शन इन द एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाएगी आपकी? इट नाइदर डिक्रीज एसेट नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हो जाती है। तो
अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, एग्जांपल हम देख सकते हैं सर, दो तरह के होते हैं आपके। एक होता है टैक्स रिसिप्ट, क्योंकि टैक्स जो होता है ना वो सरकार के पास जाता है और सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसको रिटर्न करने की। और दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स। ओके। अब टैक्स भी क्या होता है आपका, टैक्स भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। तो ये हो गया आपके। तो यहाँ पर बोलता है डायरेक्ट टैक्स कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं सर, ये आपका कौन सा होता है सर, ये हमारा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन इज करेक्ट एंड टू इज रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, इसका आंसर होगा आपका सी ऑटोनोमस। देखिए जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं आपके उसकी बात करता है, तो जो हम पेमेंट करते हैं, हम जो पेमेंट कर रहे हैं और जो हमको रिसिप्ट मिलती है उसी का डिफरेंस तो डेफिसिट होता है। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया सर, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, घाटा मतलब नुकसान। घाटा कब होगा आपका सर, नुकसान कब होगा आपका, जब आप ज़्यादा पेमेंट करते हो और कम पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो उस केस में आपको हम कह सकते हैं डेफिसिट हो रहा है। तो बीओपी डेफिसिट क्या हो जाएगा, जब ओवरऑल पेमेंट आपने ज़्यादा करी है एज कम्पेयर टू ओवरऑल रिसिप्ट से, तो ये हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट बोलता है आपका, ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हुई है। देखिए जब बी की बात, पॉइंट बी पार्ट की बात कर रहे हैं ना, देखिए जब आपकी जो करेंसी होती है, करेंसी की जो वैल्यू होती है, करेंसी की जो वैल्यू होती है जब वो फॉल करती है तो इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके। एंड ठीक है, उसका ये बोलता है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बाय इंडियन करेंसी। अब यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर आरबीआई इंटरफेयर कर रही है। ओके। आरबीआई आपकी इंटरफेयर कर रही है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन आपका मार्केट, ये होता है आपका मार्केट के थ्रू, डेप्रिसिएशन मार्केट के थ्रू होता है और आरबीआई कंट्रोल कर रही है, यानी कि ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट के थ्रू कह सकते हैं उसको। तो जहाँ पर दोनों मिलके काम करते हैं, ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और आपको डीप में बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। देखिए जो एक्सचेंज रेट होता है आपका, एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट, सर एक्सचेंज रेट ना तीन तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल, और थर्ड होता है आपका जिसको हम कहते हैं मैनेज्ड। मैनेज्ड देखिए, जो फिक्स्ड होता है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये जो होता है आपका वो ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ये होता है मार्केट के थ्रू होता है, और ये गवर्नमेंट प्लस मार्केट दोनों मिलकर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर डेप्रिसिएशन मार्केट से हो रहा है और आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो हम कह सकते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है सर, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए रिकवरी ऑफ लोन, अभी हमने पीछे बात करी थी ना, कैपिटल रिसिप्ट जो हमने बोला था, कैपिटल रिसिप्ट, उसके एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल्स। इसको ऐसे समझिए, कैपिटल रिसिप्ट देखिए क्या होता है आपका, सर इंडिया है, लेट सपोज करो इंडिया ने क्या किया, नेपाल को लोन दे रखा है, इंडिया है, इंडिया ने नेपाल को लोन दे रखा है। लेट सपोज करो हमने उसको लोन दिया हुआ है, जो भी है लोन दिया हुआ है हमने, लोन दिया है आपका। और अब नेपाल क्या करता है उसके बदले में हमको सर इंटरेस्ट की पेमेंट करता है। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट करता है नेपाल, इंडिया ने उसको लोन दिया और नेपाल हमको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ओके, एसेट हो गया हमारे लिए। अब हुआ क्या सर, नेपाल ने हमारा जो देखो रिकवरी ऑफ लोन का मीनिंग क्या हो गया, इंडिया ने जो लोन दे रखा था वो उसको वापसी मिल गया, यानी कि नेपाल ने हमारा लोन क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, लोन हमारा क्या कर दिया उसने, रिटर्न कर दिया, रिटर्न लोन। तो ऐसे केस में अब वो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा सर, इसका मतलब हमारी एसेट क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई। और जब एसेट रिड्यूस होती है ना, तो अगर एसेट को रिड्यूस करके अगर आपको रिसिप्ट मिलती है तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू रिसिप्ट बोलता है सर, असर्शन तो आपका गलत हो गया। अब रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए हमने अभी बात करी थी ना, तो इसका ये सही हो गया। तो आर गलत है बट ए सही है आपका, आर गलत है ए सही है, आर इज फॉल्स एंड ओके आर इज करेक्ट, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, इसका आंसर देखो। आपने क्या किया, 600 रुपये का सामान बेचा, 600 रुपये का सामान बेचा यानी कि 600 की इनकम हो गई आपकी, और आपने खरीदा कितने का है सर, खरीदा है 450 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 सी आर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 150 सी आर बी। रेमिटेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड वुड बी एंटर्ड ऑन किस साइड, देखो रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है आपका सर, 1 साल से कम की पेमेंट होती है इसकी, तो ये करंट अकाउंट में किया जाता है, क्योंकि बीओपी देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं सर, बीओपी जो होते हैं ना वो दो तरह का होता है, एक होता है करंट, एक होता है करंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल। ओके, तो सर ये लेस देन 1 ईयर करंट में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है जो कि आपकी लेस देन 1 ईयर की होती है, लेस देन 1 ईयर वो आती है, और यहाँ पर क्या होती है सर, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैपिटल में आती है। तो जो आपका रेमिटेंस होता है ना सर वो करंट पे आता है, और जब हमको इनकम मिलती है तो वो क्रेडिट साइड आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। अगर हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड आता है, और अगर हम रिसीव करते हैं तो क्रेडिट साइड आता है। इनकम की बात कर रहे हैं हम, इनकम क्रेडिट होती है और जो एक्सपेंस होता है आपका वो डेबिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिक्स क्वेश्चन देखते हैं आपका। सिक्स कहता है अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, देखिए शिफ्ट और शिफ्ट करना और शिफ्ट नहीं होना, तो दो तरह के एक देखिए, अगर हम बात करते हैं टैक्सेस की, जो देखिए टैक्स जो होते हैं ना आपके, टैक्स जो होते हैं, अभी हमने पीछे भी बात करी थी, टैक्स जो होते हैं आपके वो दो तरह के होते हैं सर, एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सर जो मेजर डिफरेंस होता है ना डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स से उसको क्या कर सकते हो, इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप शिफ्ट कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, बट इसको नॉट शिफ्टेड टू एनीबडी, नॉट शिफ्ट। सर इसका शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं जैसे आप देखो सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाया किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की बन रही थी, अब सरकार ने उसके ऊपर कितने रुपए लगा दिए, लेट सपोज करो इसके ऊपर सरकार ने 10 रुपये लगा दिए, तो ये क्या करेगा, इसमें जोड़ के 110 रुपये अब किससे कलेक्ट कर लेगा सर, ये कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा। यानी कि सरकार ने क्या किया, लगाया तो टैक्स था कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, उसमें ऐड करके वो कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं आपका, इसको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका। तो सर जो भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना आपके, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका डायरेक्ट टैक्स का हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स बिल्कुल नहीं होता है, सेलर ऑफ गुड्स भी नहीं होता है, बायर ऑफ गुड्स भी नहीं होता है। डी इनकम ऑफ दी अर्नर, जो कमाने वाला व्यक्ति है वो अपनी इनकम के ऊपर तो खुद ही टैक्स पे करेगा, तो वो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपके सामने ये कहता है आपका ग्राफ दे रखा है डी, ओके, तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर एडी और ए एस एक दूसरे के जहाँ इक्वल होते हैं वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है आपका। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, और करस्पॉन्डिंग लेवल से नीचे आपकी डिमांड है, तो इसको कहते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। जब इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे आपकी डिमांड होती है तो उसको हम डिफ्लेशनरी कहते हैं, और अगर उससे ऊपर अगर डिमांड होती है, अगर ये होता तो इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप बन जाता, ओके, ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप बन जाता। तो ये सेवन्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन के ऊपर में, ये कहता है इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, अगर हमको देखो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को अगर इंक्रीज करना है तो ऑब्वियस है आपको मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना होगा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मस्ट इंक्रीज, मस्ट इंक्रीज। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो मनी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट हो गया, या सीआरआर हो गया, या एसएलआर हो गया, या फिर रेपो रेट हो गया, इन सभी को क्या करना पड़ेगा आपको, इन सभी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, इन सभी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी क्या होगी आपकी ज़्यादा मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इससे वो सस्ते में लोन भी देंगे, और जब सस्ते में लोन देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रिड्यूस सीआरआर। ओके, ये हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एपीसी की बात करता है, ओके। एपीसी, एपीसी होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू टू कंज्यूम। एपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका
C/Y। बेसिकली आपका जो रेशियो होता है कंजम्पशन एंड इनकम का, उसी को हम एपीसी कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एपीसी, एवरेज प्राइस टू कंज्यूम बोलते हैं, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखिए सर, एक्स एंटी सेविंग्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ प्लान्ड सेविंग। बिल्कुल सही है आपका सर। दो टर्म होती है आपकी, एक होती है आपकी एक्स एंटी और एक होता है आपका एक्स पोस्ट। दो टर्म होती है आपकी सर। एक्स एंटी का मीनिंग होता है आपका प्लान्ड, इसका होता है प्लान्ड, और इसका मीनिंग होता है आपका एक्चुअल, इसका मीनिंग होता है एक्चुअल। तो देखो, एक्स एंटी सेविंग का मतलब प्लान सेविंग हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। ये तो हमारी सेविंग है डायरेक्टली रिलेटेड नेशनल इनकम, बिल्कुल सही है भाई। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, तो हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, सपोज इन इमेजिनरी इकोनॉमी। देखिए इसके लिए आपको क्या निकालना है सर, इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालने की बात करते हैं। चलिए इसके लिए हम ना एक काम करते हैं, फ्रेश पेज पे आते हैं और हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और मैं आपको समझाता भी हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए सर हमको ना क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में आपको एन एन पी एट एफ सी आई थिंक गिवन है। ओके अभी हम देख लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में एन एन पी एट एफ सी ये भी गिवन है, और आपको जीडीपी एट एमपी भी गिवन है इस क्वेश्चन में। ओके अभी क्या करना है सर, जीडीपी को इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए फॉर्मूला सर, देखिए अगर आप बात करते हैं ग्रॉस की, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आप क्या कर दीजिए, डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन। ओके अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो आप क्या दो, प्लस एन एफ आई, नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आया है एक्चुअल में, तो उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। जो आया है जो गया उसका जो डिफरेंस होता है वो प्लस हो जाता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, एनएनपीआरएफसी हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमको क्या क्या दे रखा है। ओके सर हमको जीडीपी एट एमपी दे रखा है कितना, 5000। ओके लिख लेते हैं 5000। ओके लेस, और ओके और क्या दे रखा है सर, 3500 आपको नेशनल इनकम दे रखी है। ओके तो ये आपको 3500 दे रखी है, बिल्कुल करेक्ट है। और देन उसके बाद क्या बोला है, और सर इसमें 450 का एन एफ आई दे रखा है, नेट फैक्टर पेड बाय इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके एंड एन आई टी, ठीक है देख लेते हैं हम। तो आपको सर डेप्रिसिएशन तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, यही तो इस क्वेश्चन में निकालना है। प्लस एन एफ आई आपको -400 450 दे रखा है। सर यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेटली हम 450 रुपये बाहर पे कर रहे हैं। ओके अगर बाहर से मिलता तो हम ऐड करते, बट हम पे कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है हमको। ओके तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो देखिए कैसे हो जाएगा आपका। सर डेप्रिसिएशन को हम यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 लेस 3500 लेस 450 लेस 400, तो ये हो जाएगा आपका 1500। ओके लेस 850, तो ये हो जाएगा आपका कितना सर, 0 5, और ये हो जाएगा आप कितना, 14 में से हट गए तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 650। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, जो कि हमारा कितना आ गया 650, यही हमारा आंसर था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सर ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट है, स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस दैट टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। ओके क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11th का बी पार्ट। ओके ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका ए पार्ट था। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ही बी पार्ट करने वाले हैं। ओके देखिए ये कहता है आपका सब प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस। सब प्रिकॉशंस का मीनिंग क्या होता है सर, ये होता है सावधानियां, सावधानियां। यानी कि जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं ना, किस मेथड से सर, प्रोडक्शन मेथड से। जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को निकालते हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये उसकी बात करता है। अच्छा प्रोडक्शन मेथड को हम एक नाम से हो जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है तो देखिए सर सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोलता है आपका प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर
सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन मस्ट इंक्लूड। देखिए, आपने अगर खुद के प्रोडक्शन के लिए भी कोई चीज़ अगर बनाई है तो भी उसको आप नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपने उसको प्रोडक्शन किया होगा ना, तो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यूज़ किया ही होगा ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज़ किया होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक मिनट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज़ किया होगा। तो होगा क्या सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज़ किया है तो पेमेंट भी तो करोगे ना उसके लिए, या फिर तो पेमेंट इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। सेकंड बोलता है आपका वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी कॉस्ट, इंटरमीडिएटरी कॉस्ट should exclude, should exclude to avoid, to avoid the problem of double counting, डबल काउंटिंग। सर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने इंटरमीडिएटरी कॉस्ट हो गया यानी कि रॉ मटेरियल हो गया या और भी कोई चीज़ जो किसी चीज़ को बनाने में लगी है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, उसको हम हटा देते हैं। जैसे अगर आपने, लेट सपोज अगर आपने एक शर्ट तैयार करी, लेट सपोज ना, शर्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें जो भी आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है ना, उन सब की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि शर्ट के वैल्यू में सभी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ओके, तो और थर्ड देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट देखते हैं आपका। थर्ड होता है आपका सर वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू या फिर वैल्यू स्लैश मनी फ्रॉम सेल और परचेज, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट should not, not include। देखिए जो भी हम फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेस करते हैं या फिर शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए ना, तो उनकी भी वैल्यू को या उनसे जो भी पैसा आता है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि केवल ये मॉनेटरी वैल्यू को दिखाता है, कोई रियल वैल्यू नहीं होती इससे। एक्चुअल में किसी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, बस ये क्या करता है सर, एक व्यक्ति से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता है, तो इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, इस वजह से इसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो इस हमको 3 पॉइंट देखने थे, हमने 3 पॉइंट लिख लिए हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं किसके ऊपर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका। सर क्या बोल रहा है ये, सर ये बोलता है रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है सर, ये निकलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपका क्वेश्चन में, सर 80 ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, लेस रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी दे रखी है सर आपको, सर टैक्स दे रखा है आपको 47, एंड क्या दे रखा है आपको सर इस क्वेश्चन में, नॉन टैक्स दे रखा है आपको। ओके, तो ये हो जाएगा 47 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 57, तो 80 माइनस 57, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, 3 मार्क्स में दे रखा है। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमको बोल रहा है प्राइमरी डेफिसिट। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी आपकी ओवरऑल बोरोइंग्स होती है, फिजिकल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, तो बोरोइंग्स हमारी कितनी है सर, 32 है। तो तो 32 में से माइनस कर दो आप इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है सर हमारे पास में 20, तो इसको भी लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बस इतना सा करने पे आपको 3 मार्क्स मिल गए। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसे इस बार का ट्रेंड ऐसा बन रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस बार गवर्नमेंट बजट में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, प्लीज़ उनको आप अच्छे से करके जाना, कि उसके ऊपर आपको फ्री फंड के क्वेश्चन जो है ना मार्क्स मिलने वाले हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। बेसिकली ये क्या शो करता है, सर ये शो करता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमने इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट करी। ओके, एक मिनट, हमने इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट करी और उसके कंपैरिजन में कितनी इनकम जनरेट हो गई। ओके, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी और उसके कंपैरिजन में कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम जनरेट हो गई है, वही बताता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगी आपकी इनकम जनरेट होगी, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी इनकम आपकी कम जनरेट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कि अर्थव्यवस्था में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कितना मल्टीपल टाइम्स पैसा जनरेट हो रहा है, उसी को बताता है के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, अब आते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। सर फुल एम्प्लॉयमेंट ना एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं, यानी कि विलिंग टू वर्क एक्चुअल में गेट जॉब। सर ये मैं बहुत सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट उस कंडीशन को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेजेस रेट के ऊपर में, यानी कि जो भी वेजेस रेट इस समय मार्केट में चल रही है उस रेट के ऊपर जो भी काम करना चाहता है, अगर उन सभी लोगों को नौकरी मिल जा रही है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किसके ऊपर होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहते हैं। चलिए ये भी हमने कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। देखिए बी पार्ट है इसका। ओके, बी पार्ट क्या कहता है। ओके सर ये कहता है आपका कि हमारी जो प्लैंड ईडी है, प्लैंड ईडी जो है वो कम है प्लैंड एएस से। मतलब क्या कहता है इसका, सर इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जितना प्लान कर रहा है ना, लोग उतना जो है वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है इस समय अर्थव्यवस्था में, और जो डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि जो कंजम्पशन है बाय हाउस होल्ड सेक्टर, वो क्या है आपका कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सर ऐसी स्थिति में लेट सपोज करो 200 हम एग्जाम्पल लिए, ये क्या हो जाएगा अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री क्या होती है आपकी वो बढ़ जा रही है, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री आपकी बढ़ जा रही है। यानी कि देखो इन्वेंट्री क्या होती है, जो हम स्टॉक रखते हैं सर दो तरह की होती है, एक होती है डिजायर, दूसरी होती है अनडिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब क्या हो गया, जो हम जानबूझ के बनाते हैं, और अनडिजायर्ड का मतलब क्या हो गया, जब हमारा सामान नहीं बिकता है तो वो बिना चाहे भी इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब अगर अनडिजायर्ड इन्वेंट्री हो चुकी है तो इसकी वजह से अब अगली बार जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा, सर प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सब प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, अगली बार प्रोडक्शन को रिड्यूस करने से जो है वो अगली बार जब होगा तो जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है वो क्या करेगा, उसी से ही जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देगा, और फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसी से हमारा जो है वो इकोनॉमी में जो बैलेंस कंडीशन होती है वो आ जाएगी। तो हम प्रोडक्शन करेंगे तो एस आपका कम हो जाएगा और डिमांड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म ये काम करता है कि जब क्या बोलते हैं, जब आपका एडी कम होगी एएस से तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे, और अगर मान लो कि ईडी ज़्यादा है और एएस कम है तो जो हमारे पास जो ऑलरेडी मेंटेन्ड इन्वेंट्री होती है उसको निकाल के हम सप्लाई करना शुरू करेंगे, और इस तरह से मैकेनिज्म जो है वो चलता जाता है। ओके, अभी हम आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर देखते हैं। इसमें क्या कहता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है आपको, और उसके बाद टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखिए दो चीज निकालने के लिए बोलता है, एक आपको इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको वाई बोल रहा है निकालने के लिए, एंड क्या बोल रहा है दूसरा सी कंजम्पशन दे बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमको फॉर्मूला पता है y इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये हमारे को पता है फॉर्मूला होता है। अभी देखते हैं, सर सी दे रखा है हमको क्वेश्चन में कितना, 200 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सर आई दे रखा है 4000। ओके, और y तो यहाँ लिख लेते, अब देखिए इस 0.5 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 में से ये जाएगा आपका तो बनेगा 0.25, ये बचेगा आपका 0.25, ये हो जाएगा 0.25 वाई, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू, अब देखिए 200 और ये हो जाएगा 4200,
ओके, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 4200 अपॉन में 25। देखिए ये पॉइंट था, मैंने हटा के डबल जीरो लगा दिया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 16,800। ओके, अब इसको क्या करेंगे सर, इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 इंटू में 16,800। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सर पॉइंट ये हो गया आपका डबल जीरो, ये गया आपका। तो अब जितना को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, जो आ जाएगा वही आपका सी आंसर हो जाएगा। इसको हम देख लेना, इसको हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, दोनों हमने कर लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट कहता है आपका 15th क्वेश्चन क्या है आपका सर, टू सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए टू सोर्सेज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिल सकते हैं सर, इसके बहुत सारे होते हैं आपके पास में। एक तो हो सकता है आपका बोरोइंग कर सकते हैं हम किसी जब हम बाहर देश से बोरो करते हैं, बोरोइंग करते हैं तो उस केस में हमको विदेशी करेंसी मिलती है। उसके अलावा और कहाँ से हो सकता है सर, इन्वेस्टमेंट, अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए तो भी हमारे पास विदेशी पूंजी आ जाएगी सर। और कैसे आ सकता है, और हो जाएगा आपका, हाँ, एक्सपोर्ट के थ्रू, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको विदेशी पूंजी मिलती है। और क्या होता है सर, इसके अलावा आपका टूरिज्म एक्टिविटी जो होती है ना, टूरिज्म हो गया आपका, उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर से हमको मिलता है। उसके अलावा सर ग्रांट भी होता है ना, ग्रांट भी एक सोर्स होता है, ग्रांट होता है कि मान लो कोई आपदा आ गई या कुछ भी आ गया, जो विदेश से जो पैसा आता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो वो सोर्सेज की बोली थी, हमने इतने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये भी आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th का। ए क्या बोलता है सर, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है सर, डोमेस्टिक इनकम की बात करता है आपका। देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए काम कर रहे हैं, उस वो क्या होते हैं आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होते हैं। यानी कि हमारे देश में विद इन द कंट्री जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जा रही है, चाहे वो इंडियन नेशनल हो या फिर फॉरेन नेशनल हो, उन सभी लोगों के द्वारा जो लोग काम करते हैं यहाँ पर, उसको डोमेस्टिक इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। एक्सेप्ट जो आपके ये होते हैं आपके एम्बेसीज वगैरह, जो वे लोग होते हैं ना, वो मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं उनको छोड़ के, बाकी जो हमारी बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट बोलता है आपका, डिस्कस हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। क्या कहता है ये सर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है उससे वेलफेयर कैसे अफेक्ट होता है। देखिए इसको मैं एक पेज लेके आपको समझाता हूँ। ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सर, इससे कैसे वेलफेयर अफेक्ट होता है। देखिए इसमें दो तरह से हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर, या तो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओके, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए सर, जो मेन सारी समस्याओं की जड़ है ना, वो यही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे सर, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो इससे दो तरह की चीज़ आएगी सर, इनइक्वालिटी हो जाएगी, इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है, इससे आपका इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, इससे आपकी इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा सर रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, दो एंगल से आप इसको सोच सकते हैं, डिस्पैरिटी है ना। सर इनकम इक्वालिटी कैसे कि सर, जब इनकम आपकी प्रॉपर तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पैसा आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका वेलफेयर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और इससे हमारी रीजनल डिस्पैरिटी जो है ना, यानी कि जो भेदभाव होता है, कुछ स्टेट आपके अमीर होंगे, कुछ स्टेट आपके क्या हो जाएंगे, वो गरीब आ जाएंगे। ऐसी भी स्थिति जो है वो हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं आपका, इसमें ये बोल रहे हैं ना आपका, और ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि सर इनकम जो है ना कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड है, तो उनका वेलफेयर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो बेचारे जिनके पास इनकम उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, तो उनका वेलफेयर जो है बहुत ही कम रह पाएगा। और जैसे हमने रीजनल डिस्पैरिटी की तो बात कर ही ली है सर, जिस स्टेट से ज़्यादा पैसा आ रहा है वो स्टेट आपके डेवलप हो जाएंगे। जैसे वेस्टर्न स्टेट हो गया आपके, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया आपका, पंजाब हो गया, ये कुछ स्टेट है आपके जो डेवलप स्टेट हो गए आपके। लेकिन हमारे ईस्टर्न स्टेट हो गए आपके, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये स्टेट क्या हो जाएंगे आपके, गरीब बने हुए हैं आपके। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम से, अगर प्रॉपरली इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो इस तरह से वेलफेयर क्या होता है, वो कम हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं आपका, ये हो गया हमारा
ये हमने कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 6 मार्क्स का, इसका क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। अभी हमारे पास कुछ बचा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या होगा हमारे पास। ओके चलिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है मैक्रोइकोनॉमिक्स का। सर क्या कहता है ये, गवर्नर जनरल ने क्या किया, गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑन 4 मई 2022 डिसाइडेड टू इंक्रीज द सीआरआर फ्रॉम 50 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 4 to 5। इसका क्या होगा? देखिए अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था सर, जब सीआरआर आप इंक्रीज कर दोगे, जब सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो इससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगा ना, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद विद सीबी, सीबी मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। सो जब ये रिड्यूस हो जाएगी, है ना, तो जब ये रिड्यूस हो जाएगी, दे लैंड लेस, वो क्या करेंगे आपकी, वो आपके अब कम उधार जो है वो देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा जो है वो नहीं हो पाएगा, है ना। लैंडिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस, रिड्यूस लैंडिंग। और जब लैंडिंग रिड्यूस हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे मनी क्रिएशन क्या हो जाएगा, मनी क्रिएशन भी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इसका इम्पैक्ट जो है वो हो जाएगा हमारे सामने। तो हम कह सकते हैं जब बैंक जो है इसको, इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं आपका। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं सर, एग्जाम्पल हो गया, लेट सपोज को अभी बैंक में ना 100 रुपीज़ होते थे, तो पहले वाले केस में वो 4 रुपीज़ रख के 96 का आगे लोन दे देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसको 4.5 बढ़ा दिया गया, तो अब इनके पास 95.5, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले की तुलना में पैसा कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऐसे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी। ओके, ये भी होगा क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट है क्वेश्चन। सर स्टोर वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। देखिए स्टोर वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये ना आया कहाँ से था, इसको हम बात कर लेते हैं बार्टर सिस्टम। ये ना बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन है, बार्टर सिस्टम है ना। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। तो ऐसे में क्या होता था ना कि स्टोर वैल्यू के अंदर में क्या आता था कि हम किसी भी प्रोडक्ट को लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्वालिटी वगैरह जो होती थी वो चेंज हो सकती थी आपका। तो हम कह सकते थे फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो है पॉसिबल नहीं थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया आपका ना, अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी पॉसिबल हो चुकी है, क्योंकि अब मनी की वैल्यू जो है वो उतनी रिड्यूस नहीं करती है आपका। हम नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मनी जो है वो रिड्यूस नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अब फ्यूचर की ट्रांजेक्शन जो है ना, इससे क्या हो गई है, वो ईजी हो गई है आपकी स्टोर वैल्यू की वजह से। क्या कह सकते हैं हम, फ्यूचर की ट्रांजेक्शन क्या होती है हमारे लिए अब आसान हो चुकी है, ठीक है। इसको हम फ्यूचर के लिए इजिली स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 17th क्वेश्चन हो गए। अभी हमने क्या कर लिया, इस पार्ट में सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसको हमने कर लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे, और ऐसे ऐसे करके हम 5-6 ईयर के जो पेपर है ना उनको डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और क्या करोगे, और इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बट अगर नहीं भी होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और हमारी इस हिसाब से प्रिपरेशन जो है वो अभी हो रखी है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, इसी पेपर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अभी हमने क्या है, इको का बना ही लिया है, उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स का भी जो है मैं जल्दी ही जो है इसकी भी वीडियो